Good morning, all the students. How are you? Are you fine? I hope that you all students must be fit and fine. Dear students, आज मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सारे बच्चों ने, मुझे बहुत खुशी हुई कि फ़र्स्ट वीडियो मैंने जब बताया था कि इनकलाबी सीरीज़ ए वीडियो फर्स्ट जो था, आप सारे बच्चों ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में उनकी तारीफ़ की और मुझे हौसला मिला अंदर से। और मैं इसी अंदाज में दूसरे वीडियो को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप फिर सारे बच्चे जानते हैं, यू ऑल स्टूडेंट्स आर फैमिलियर दैट कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द चैनल, एंड इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज़ ए वीडियो फर्स्ट में डाल चुका हूँ और सारे बच्चे देख रहे हो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, and after that whatever possible for your time and whatever time you have, you may just share that thing so that each and every new videos must be intelligible to all the students who are completely not contact with me. That is why today जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बात किया था कि व्हाट इज इंग्लिश, और फिर मैंने बताया था कि इंग्लिश व्हाट इज़ इंग्लिश, फिर इंग्लिश के बाद मैंने बताया था कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है, मैं हत्तल इम्कान जहाँ तक कोशिश हुआ मैं सारी चीज़ों को बता दिया हूँ। और मैं कहता हूँ तुम लोग सारे बच्चों से कि रेगुलरली और पंचुअली इन चीज़ों को तुम वॉच करो, देखो अच्छे से। और जितना भी वीडियो जिस सीरीज़ में आएंगे ईमानदारी से और पंचुअलिटी से और ऑनेस्टली आप देखो तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे कि क्या फ़र्क तुम्हारे अंदर में अब दिखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने लास्ट में बात किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बताया था लेटर के बारे में। अब मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ चुके हो, बहुत बार रिपीटेडली उसको देखना है। अब मैं लास्ट क्लास में ये बताया था कि लेटर के बारे में ये बताया था कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। फिर मैंने एक फेमस आदमी ग्रामेरियन है इंग्लैंड का, उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया, बड़ा खूबसूरत डेफिनेशन मैंने लिखाया था और उन्होंने कहा है द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। और फिर मैं उसके बाद बताया था कि इसके बाद मैं आऊँगा वर्ड पर, ठीक है ना। वर्ड तो क्या होता है वर्ड, सिंपली आप पहले जान ले शब्द को। वर्ड को हिंदी में शब्द बोलते हैं और उर्दू में इसको लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लफ्ज़। तो अब देखें कि ये वर्ड जो है, आखिर ये वर्ड है क्या, वर्ड पावर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ग्रामेरियन ने क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच को बनाया, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में, यानी आज का वीडियो हम लोगों का होगा वर्ड एंड इट्स फंक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बना, ग्रामर में क्यों आया। तो इस पर डिटेल से हम लोग बात करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली टू हियर मी very attentively or to listen to me very attentively so that you could understand each and everything very well. एंड जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था और एक शेर से मैं आगाज़ किया था, मैं तो तन्हा चला था जानिब मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। और इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि कितना फास्ट बच्चे देख रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल कमेंट्स किए हैं। इंटरनल सेटिस्फेक्शन और इंटरनल स्ट्रेंथ मुझे मिला। तो मैं आज एक शेर से फिर शुरू करता हूँ कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो मंजिल खुद नज़र आती है उसको आसमानों में। तो मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी हाईली एक्टिव and as well as you will have to be highly active, after that very punctual, and after that regular, then automatically curiosity will be in you. So that is why dear student, try to understand, let us come to the point. और today I will try my best to give speedily, that means बार थोड़ा मैं फास्ट में बात करूँगा और आप लोग पाउच करके लिखते जाओगे। तो चलो आते हैं हम लोग वर्ड पर। देखो बच्चे, मैंने यहाँ लिख दिया है कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड है क्या। ये डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी। जितने भी लोग आज तक दुनिया में विद्वान बने, स्कॉलर बने, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, इंग्लैंड को हो, अमेरिका का हो, ये सारे लोगों ने इस डिक्शनरी को अपने पास ऐसे ही रखा जिस तरह से एक मर्द अपनी बीवी के साथ व्यवहार करता है अच्छे अंदाज में। एक बीवी से जितनी मोहब्बत होती है तो एक स्कॉलर जो अंग्रेजी का स्कॉलर है, ये डिक्शनरी उसका हमेशा ज़िंदगी का एक हमसफ़र बन के रहता है। तो इस डिक्शनरी के आधार पर मैं बात करूँगा। तो आप सारे बच्चे ध्यान से समझना इस बात को कि व्हाट इज़ वर्ड, वर्ड है क्या। तो देखना बच्चे, ये अजीब तरह का डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन, दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन और गिवन इज गोइंग टू बी गिवन बाय मी। दैट इज वाई यू मस्ट कीप इन योर ब्रेन दैट कि अ लेटर, वर्ड है क्या, तो अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग
एंड कैन बी रिटन। अब इसको गौर से देखेंगे कि अ लेटर, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं ना, उसी को वर्ड बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं अंग्रेजी ज़बान में। क्या है कि अ लेटर चाहे एक लेटर हो और ग्रुप ऑफ लेटर्स या अक्षरों का समूह हो या लेटरों का समूह हो, विच हैज़ सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब हो, एंड कैन बी रिटन, और वो लिखा जाता हो। दोनों कंडीशन को पूरा करता है कि उसका मीनिंग भी हो और फिर वो लिखा जाए। जैसे एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूँ ए और बोलूँ आई और फिर बोलूँ बुक और फिर ब्यूटीफुल और फिर बोलूँ ब्रिलियंट, अब गौर करना कि दो बात को याद रखना। एक अंग्रेज़ी में ए और आई एक लेटर भी है और वर्ड भी है। अब डेफिनेशन से देखो कि क्या कह रहा है कि अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग, जिसका कुछ मतलब हो। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं ए का मतलब हिंदी में एक और आई का मतलब मैं होता है, लेकिन अगर हम बोलें डी और बोलें एक्स और बोलें वाई, इसका कुछ भी मतलब नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। लेकिन ए का मतलब एक है, आई का मतलब मैं होता है, और बुक का मतलब किताब, ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्रिलियंट तेज। तो पता ये चला कि इसका मतलब भी है और ये लिखा भी गया है। लेकिन इसका उल्टा देखो, अगर हम लिख दें यहाँ पर होगल, HOGGL, होगल, टॉगल, तो ये तो लिखा तो जा रहा है, एक कंडीशन को पूरा कर रहा है कि कैन बी रिटन, वो लिखा जा रहा है, लेकिन इसका कुछ डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है, यानी डिक्शनरी मीनिंग इसका नहीं है, इसीलिए ये वर्ड नहीं है। इट विल नॉट बी सपोज टू बी इन द ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट इज वाई इट इज़ नॉट वर्ड, और इट इज़ नॉट वर्ड, इट इज़ ऑल्सो नॉट वर्ड। तो लेकिन ये ए एक मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, इसका भी मतलब है, इसीलिए ये वर्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कायदे से समझेंगे सारे बच्चे, और हम उम्मीद करते हैं कि वेरी अटेंटिवली यू आर लिसनिंग टू मी, एंड रियली इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली, आई गिव यू चैलेंज, यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल, और इन अ न्यू वे। सपोज दैट इन फ्यूचर इफ़ यू बी द टीचर, दैट मीन्स यू विल बी सपोज टू बी द बेस्ट टीचर अमंग ऑल द टीचर्स इन योर ग्रुप। तो आप बात को समझेंगे कि जितने भी वर्ड हैं पूरे डिक्शनरी के अंदर में, ये डिक्शनरी है, अब इसमें 50,000 वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं, तो मैं इसके बारे में ये बताता हूँ कि ये वर्ड जो है कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देखेंगे हम लोग। एक ग्रामेरियन है इंग्लैंड का, इन्होंने कहा है कि व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स, व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। अब देखो, चेस्टरटन नामक व्यक्ति है, एक अंग्रेज हैं और बहुत बड़े ग्रामेरियन थे ये। इन्होंने कहा कि व्हाट्स आर दी ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। पहले मैं एक बात कहता हूँ, अब सारे बच्चों से समझना, ये ड्रेस का क्या काम होता है, ये ड्रेस है, ड्रेस का क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन देता है ताकि इंटरनल पोर्शन ऑफ योर बॉडी विजिबल ना हो, और फिर भी ये हमें बचाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स से, फिर ये ब्यूटीफाई करता है। तो ड्रेस का काम ये है कि आपको ब्यूटी प्रोवाइड करता है, आपको खूबसूरत बनाता है, और फिर आपका प्रोटेक्शन करता है। तो एक काला कलोटा आदमी हो, सांवला भी आदमी हो, एक अच्छे ड्रेस अगर पहन लेता है तो वो खूबसूरत दिखने लगता है। तो इन द सेम वे आपका थाउट क्या कह रहा है, गौर से समझना भाई, बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस है ये। थाउट, आपका विचार, आपका सोच और आपका थाउट प्रोसेस कितना बेहतरीन होगा, कितना ज़बरदस्त आपका स्पीच होगा, और कितना ख़तरनाक स्पीकर हैं आप, और कितना हर दिल अजीज स्पीकर हैं आप, ये डिपेंड करता है कि आपका थाउट कितना खूबसूरत हो, तो डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए कहा कि व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाउट्स। तुम्हारा थाउट्स खूबसूरत हो जाए और ज़बरदस्त अंदाज में हो, लोग तुम्हारी बात को, तुम्हारी स्पीच को सुनने के लिए दीवाना हो, तो डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना बेहतरीन है और इस वर्ड को आप कितना बेहतरीन ढंग से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि until and unless your word power will be strong, you can never be a good speaker, you can never be a good writer, you can never be a good reader.
अभी तक मान लिया जाए कोई भी किताब, कोई अंग्रेजी का नोवेल है, कुछ भी दुनिया में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं और ख़ास करके फॉरेन कंट्री में, वो इंग्लिश मीडियम में लिखा जा रहा है। आपको उन चीज़ को समझना है, तो आपकी अंग्रेज़ी ज़बान अच्छी नहीं है तो आप नहीं समझ सकते हैं उन चीज़ों को। इसीलिए अगर आपका वर्ड पावर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को कायदे से समझ नहीं सकते। आप हिंदुस्तान में लो या कहीं पाकिस्तान में लो, कहीं पे लो, जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है उसमें इंग्लिश से जितने भी सवालात आते हैं, तो याद रखना कि ज़्यादातर वो स्टूडेंट जिनका वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होता है, तो समझो कि अंग्रेज़ी में कंपटीशन में जितने भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ आती है अंग्रेज़ी में, तो याद रखना कि चूँकि वो वर्ड पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक है। अगर जो बच्चा वर्ड पावर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो समझो कि 60% प्रॉब्लम उसका अंग्रेज़ी का ख़त्म। तो इन बात को याद रखना कि व्हाट्स आर द ड्रेसेस ऑफ थाट्स। तुम्हारा विचार कितना खूबसूरत हो, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। क्यों कि एक ड्रेस का काम करता है, तुम्हारी थाउट को ब्यूटीफुल करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इन बातों के साथ साथ अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये वर्ड जो है, जितने भी वर्ड है, और दो चार वर्ड अब जान लें, क्योंकि जनरल कंपटीशन में बहुत सारे आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में बैठ रहे होंगे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ड से मोहब्बत होता है, वो डिफरेंट वर्ड को जानने की कोशिश करता है। तो एक बात हम लोग जानते हैं, पहले एक टर्म आता है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या होता है, इसको डिफाइन करें और जानना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या है कि द स्टडी ऑफ द origins and history of any word। अब देखना भाई, ये लिंग्विस्टिक्स का एक पोर्शन है इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या होता है कि ये स्टडी है, एक अध्ययन है किस चीज़ का, कि कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या था, और फिर उसका इतिहास क्या है कि ये वर्ड कहाँ से, किस ज़बान से लिया गया इस वर्ड को, और फिर उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसी वर्ड का क्या मतलब है, ये कहाँ से ये निकला था, फ्रेंच से निकला कि लैटिन से निकला कि ग्रीक से निकला कि संस्कृत से निकला कि पर्शियन से निकला या फिर उर्दू से निकला कोई अल्फाज। तो इस तरीके से किसी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर उसका डेवलपमेंट के प्रोसेस में उसका हिस्ट्री क्या रहा है, और साथ साथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो वर्ड का क्या मतलब होगा, ये सारी बातों की का अध्ययन इस सारी बातों का अध्ययन जहाँ करते हैं तो उसी को हम लोग इटीमोलॉजी बोलते हैं। और एक बात जानेंगे वर्ड से रिलेटेड कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको वर्ड से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो याद रखना हमेशा कि एक टर्म आता है लोगोफाइल। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक शख्स जो बहुत फेमस शख्स है, शशि थरूर का नाम सुने होंगे आप, तो वो इंडिया का सबसे बड़ा लोगोफाइल है। लोगोफाइल किसको कहते हैं, ऐसे लोग जिनको वर्ड से मोहब्बत होती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। तो हम कह सकते हैं इसको कि लवर ऑफ वर्ड्स। ऐसे लोग जो डिफरेंट वर्ड को अधिक से अधिक वर्ड को जानने का वो प्रयत्न और कोशिश करता है। तो ऐसे लोग जिसको वर्ड से मोहब्बत है, डिक्शनरी लेके हमेशा बैठा रहता है और अजीब अजीब वर्ड को वो खोजता है, निकालता है, तो ऐसे बंदा, ऐसा स्टूडेंट, ऐसा व्यक्ति जिसको वर्ड से प्रेम होता है उसको लोगोफाइल कहते हैं। ये एसएससी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, बैंक पीओ वाला एग्जाम में पूछ चुका है लोगोफाइल। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब सारे बच्चे ना सिर्फ इसको याद रखें, मैं कोशिश करता हूँ कि यू मस्ट बी लोगोफाइल। आपको लोगोफाइल बनना है, मतलब वर्ड प्रेमी बनना है, यानी अनेक शब्दों को, बहुत सारी शब्दों को जानने की कोशिश करनी है। लोगोफाइल एक टर्म आता है इसी तरीके से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। मतलब हुआ कि लवर ऑफ बुक्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा वो कुछ खरीदे या नहीं खरीदे, कपड़ा खरीदा नहीं खरीदा, मोबाइल खरीदा नहीं खरीदा, लेकिन देखोगे कि वो कहीं पर गया है तो वो 2-4 किताबें लेकर आया है। तो ऐसे शख्स जिसको पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो स्टूडेंट मस्ट बी बिब्लियोफाइल। और उसी तरीके के एक वर्ड और आते हैं पोलीग्लॉट। एक वर्ड है पोलीग्लॉट। तो इसको इस तरीके से हम तो वर्ड का स्पेशल क्लास लेंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को बताएंगे। पोलीग्लॉट कहा जाता है ऐसे शख्स जिसको बहुत सारी ज़बान का जानकार हो, यानी वह व्यक्ति जिसे
बहुत सारी भाषाएं आती हो। यानी जैसे हिंदुस्तान में अगर राजा राम मोहन राय को लें, बहुत सारी ज़बान के जानकार थे, वो बहुत सारे भाषा के जानकार थे, इसीलिए उसको पॉलीग्लॉट कहा गया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, धीरे धीरे वर्ड क्लास लेंगे, स्पेशल वर्ड क्लास लेंगे। और वर्ड को कैसे याद किया जाता है, वर्ड को 100, 200, 300 वर्ड को एक दिन में आप कैसे याद कर सकते हो, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ड एंड इट्स मीनिंग एंड हाउ इट कैन बी मेमोराइज्ड ईजीली। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग वेरी ईजीली, यू विल रियलाइज योर सेल्फ दैट वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक वे ऑफ रिमेंबरिंग all the things, all the words. But most of the student today face many difficulties at the time of remembering different types of word. तो ये सारी चीज़ आपके लिए लगेगा कोई एक जादुई छड़ी है। तो इसको आप लोग समझेंगे और फिर इतनी बातों को आपको जानना है वर्ड से रिलेटेड। तो अब हम लोग आते हैं आगे कि वर्ड से रिलेटेड मैं एक बात बता दे रहा हूँ। हालांकि इन बातों को मैं वर्ड क्लास, जब स्पेशल वर्ड क्लासेस होंगे जिसमें कि 72 वीडियोस बनाएंगे वर्ड्स का, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं रहेगा कि जितनी वर्ड को बता देंगे उससे आउट पूछेगा, एक दो आ सकता है, एक्सेप्शन हर जगह होता है, लेकिन 72 वीडियोज़ होंगे, उसमें लगभग मोर देन 3000 वर्ड्स वुड बी डिस्क्राइब्ड बाई मी। तो दैट वर्ड्स वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस अप टू नाउ वट एवर हेल्ड इन इंडिया। तो मैं जानता हूँ स्टूडेंट को कितनी डिफ़िकल्टी सामना करना पड़ रहा है, तो मैं सारी डिफ़िकल्टी को ऐसे आसान कर दूंगा। अब सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया मस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी वेल, वेरी वेरी अटेंटिवली, और you must share all the videos to other students so that each and every student could be benefited with the help of those very videos provided by me in this very channel, that is Oxford Union English। तो अब देखोगे बच्चे, कोई एक वर्ड लेते हैं ऑर्डिनेंस, एक वर्ड है ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। इसको सारे बच्चे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझना। अभी तक किसी किताब में या फिर कोई टीचर नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेजी का वीडियोस पड़े हुए हैं, लेकिन कि मैं भी कभी देखता हूँ तो कुछ एक ख़ास बात बताओ बच्चों को जो डिफरेंट करेगा। तो लेकिन चूँकि बताता नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इस बात को ध्यान से समझना सारे बच्चे, और लगेगा कि हाँ ये बात में कितनी दम है। मान लो कि एक वर्ड है, तो एक वर्ड को कैसे हमको याद करना है, सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी वर्ड का सबसे पहले आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, स्पेलिंग, ठीक है। अब यही वर्ड है ऑर्डिनेंस, तो ORDINANC। हर एग्जामिनेशन में स्पेलिंग टेस्ट, हर एग्जामिनेशन में, और ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, MA कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को स्पेलिंग पर कंट्रोल नहीं होता है। तो याद रखना, जिसका स्पेलिंग ठीक नहीं हुआ उसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगा, और जिसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगा उसका स्पीकिंग कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो ये 2-4 बातें हैं, आप इस पर अमल करोगे सारे ईच एंड एवरी, और फिर अपने जनरेशन्स को बताओगे कि वर्ड याद करने से पहले इन 4-5 चीज़ों को जानना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी वर्ड को याद करते हैं आप, सबसे पहले उसका स्पेलिंग आनी चाहिए, और ज्यों ही स्पेलिंग किए तो खट से आप उसका प्रोनंसिएशन करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे, इसको प्रोनंसिएशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हमको स्पेलिंग आया तो फिर उसका प्रोनंसिएशन कर लेंगे। अभी फिक्र नहीं करना है कि मतलब क्या आ रहा है, जब स्पेलिंग आ गया, प्रोनंसिएशन आ गया, तो फिर हम सोचेंगे अच्छा इसका मीनिंग क्या है। अगर आप मीनिंग नहीं जान रहे हो तो खट से डिक्शनरी को अपने बगल में रखो और देख लो। और हमेशा डिक्शनरी को इस्तेमाल करते वक्त ये डिक्शनरी को इस्तेमाल करना, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी एडिटेड बाय A.S. हॉर्नबी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। तो इसी डिक्शनरी के आधार पर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले स्पेलिंग, फिर प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद जस्ट हम उसका मीनिंग जानेंगे, ठीक है। और ज्यों ही हम मीनिंग जाने तो फिर कोशिश करेंगे कि ये मीनिंग का मीनिंग जानेंगे, यानी मीनिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग ऑफ मीनिंग। और ये जब टर्म आ गया हमको मीनिंग ऑफ मीनिंग, तो तब फिर मतलब इसका यूसेज देखेंगे हम कि कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 4 आइटम्स है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एक दिन में 100 नहीं 200 वर्ड मीनिंग आपको इजीली आसानी से आप याद कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर बताएंगे क्या कि स्पेलिंग हमने जान लिया, ओके, प्रोनाउंसिएशन जान लिया, ओके, अब उसका मीनिंग जान लिए। जैसे अब मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है, गौर से समझना, मीनिंग जानने से नहीं होगा, मीनिंग ऑफ मीनिंग जानना होगा। मतलब जैसे ऑर्डिनेंस है,
ऑर्डिनेंस है इसका मतलब अध्यादेश। बच्चा तो मतलब जान गया कि ऑर्डिनेंस का मतलब अध्यादेश। अब अक्सर आदमी को तुम पूछो कि अध्यादेश क्या होता है, अब उनको पता नहीं है। तो पता ये चला कि कोई भी वर्ड है अब उसका मीनिंग है, तो फिर उस मीनिंग का मीनिंग क्या है, ये गहराई पर जब इतनी बात को समझोगे तो तब ही कल तुम आगे जा कर के यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम निकाल पाओगे। क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी वाले तुम्हारे ओरिजिनलिटी को वो चेक करना चाहता है, और ओरिजिनलिटी को उस वक्त तक तुम नहीं समझ सकते हो, या फिर अपनी ओरिजिनलिटी को उस वक्त तक तुम शो नहीं कर सकते हो जब तक आपको गहराई उस वर्ड का क्या मीनिंग है। मीनिंग है ठीक है, लेकिन उस मीनिंग का क्या मीनिंग है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, इस चीज़ का जानना उतनी ही ज़रूरी है जिस तरह से इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखोगे कि जैसे एक वर्ड है ऑर्डिनेंस, इसका मतलब अध्यादेश, मतलब तो हो गया, लेकिन क्या मतलब से काम, अब आपको समझना होगा मतलब से सिर्फ काम नहीं चलेगा, मतलब का मतलब यानी मीनिंग ऑफ मीनिंग। मतलब यहाँ पर कहने का गर्ज हुआ कि अध्यादेश आप क्या है, तो आपको जैसे आप लोग जानते हो जब पार्लियामेंट में सेशन बैठता है, विंटर सेशन, समर सेशन, आप मान लो कि अभी ना विंटर सेशन है ना समर सेशन है, आप एक कानून का सख्त ज़रूरत पड़ गया हिंदुस्तान में, तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कानून को बना लेते हैं, जब तक फॉर द टाइम बिंग उसको बस इम्प्लीमेंट करते हैं आप, जब तक, क्योंकि दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करता है, तो फिर वो कानून बनता है। लेकिन चूंकि अभी विंटर सेशन या समर सेशन है ही नहीं, अब कानून का सख्त ज़रूरत पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में वो कानून कहा देता है चलो ठीक है भाई ये कानून है, ये इसको जब तक टेम्पररी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राष्ट्रपति परमिशन दे देता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है वो कानून नहीं बनता है। तो लेकिन कानून हमको चाहिए, लेकिन अभी कोई सेशन नहीं बैठ रहा है, तो जब तक फॉर द टाइम ऑफ बीइंग वो कानून को जब तक हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस कानून को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो पता ये चला कि सिर्फ मीनिंग जानना जरूरी नहीं है, मीनिंग का मीनिंग जानना जरूरी। अब हमने स्पेलिंग जान लिया, प्रोनाउंसिएशन जान लिया, मीनिंग जान लिया, अब ये मीनिंग के साथ इतना ही से काम नहीं चलेगा। ये आउट ऑफ 4, यहाँ पर अगर देखें 1 2 3, तो ये आउट ऑफ 3 द फोर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्ड 50 वर्ड याद कर लो, 10 वर्ड याद कर लो, ऑटोमेटिकली आप भूल जाओगे जब तक उसका इस्तेमाल, यूसेज का मतलब हुआ उसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि उसका आप यूज़ कर लें। यूज नहीं बोलते हैं, मैं नाउन के शक्ल में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब इसका यूज़ करें मतलब इस्तेमाल करें। एक वर्ड जाने उसको सेंटेंस में आप इस्तेमाल कर लें, एक वर्ड जाने 5 6 10 15 20 सेंटेंसेस आप बना लें, तो फिर आप कभी उस वर्ड को नहीं भूलते हैं। और सिर्फ वर्ड को याद कर लिया, मीनिंग को याद कर लिया, मीनिंग का मीनिंग को याद कर लिया, छोड़ दिया, 10 दिन के अंदर में देखना ऑटोमेटिकली तुम भूल जाओगे। लेकिन उसका इस्तेमाल कर लिया, यानी सेंटेंस फॉर्मेशन में उसका इस्तेमाल कर लिया, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ दैट वेरी वर्ड, तो ऑटोमेटिकली इट विल रिमेन इन योर ब्रेन फॉर एवर। तो इन बातों पर अमल करना, ये मुख्तसरन बात थी, संक्षिप्त में मैंने इसको बताया, क्योंकि हम वर्ड पर जब क्लास लेंगे तो डिटेल से लेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बात करनी है। तो ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो बच्चों कि जितने भी वर्ड हैं, ये डिक्शनरी है, इसमें जितने भी वर्ड हैं, सारे वर्ड को हम बताए थे क्या, ग्रामर लिखने वाले को ग्रामेरियन बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं आप। तो लैंग्वेज का साइंटिस्ट लोग जो थे, उन्होंने रिसर्च किया सारे वर्ड को, पूरी दुनिया में अंग्रेजी में जितने अल्फाज हैं सारे वर्ड को रिसर्च किया। जब करने के दरमियान में उसको ये पता चला कि ये क्या चीज़ है, ये वर्ड ऐसा 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 है। जिस तरह से हम लोग आदमी हैं, मैं आदमी हूँ, बाल काटने वाले नाई वो भी आदमी है, लेकिन चूंकि वो हेयर को कट करता है तो उसको बार्बर बोलते हैं। जूता सीने वाले को, वो भी आदमी है, लेकिन चूंकि वो स्टिचिंग ऑफ शूज करता है तो इसीलिए उसको कॉबलर बोलते हैं। मैं भी आदमी हूँ, लेकिन मैं टीच करता हूँ तो टीचर। तो सब आदमी है, लेकिन अलग अलग काम तो अलग अलग नाम पड़ गया। मैं टीच करता हूँ तो टीचर, वो जूता सीता है तो कोबलर, कोई लड़ता है तो फाइटर, कोई दौड़ लगाता है तो रनर। तो सब आदमी है, लेकिन चूंकि सबका काम अलग अलग काम है तो अलग अलग नाम पड़ गया। तो मतलब काम के आधार पर अलग अलग नाम पड़ा। उसी तरीके से जितने भी वर्ड डिक्शनरी में है, तो ग्रामर के साइंटिस्ट अर्थात लैंग्वेज के साइंटिस्ट या ग्रामेरियन लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया सारे वर्ड पर, तो उन्होंने पाया अरे ये वर्ड का तो इस तरह से काम है, इस वर्ड का इस तरह से काम है, इस वर्ड का इस तरह से काम है। तो उन लोगों ने इस नतीजा पर पहुंचा कि सारे वर्ड का अलग अलग फंक्शन होता है सेंटेंस में इस्तेमाल होने के पश्चात।
तो इसीलिए चूंकि अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है, तो उन्होंने सारे वर्ड को क्लासीफाई कर दिया और ये अलग अलग काम के आधार पर सारे वर्ड को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया और ये बांटने के प्रोसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो अब एक सवाल उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें। और सारे बच्चे अच्छे से समझना कि आखिर कोई टीचर आपको नहीं बताया होगा कि आखिर ये सवाल है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों आया। तो यह कारण यही था कि ग्रामेरियन ने पूरे वर्ड पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद पता चला कि सारे वर्ड का अलग अलग फंक्शन है और चूंकि अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग डिवीजन में उसको बांट दिया और ये बांटने की प्रोसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अदरवाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है क्योंकि अलग अलग फंक्शन अलग अलग वर्ड का, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। तो अब सवाल उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो इसको डिफाइन करते हैं। अब अच्छे से याद रखना, और बहुत सारी किताब में बहुत सारी डेफिनेशन रहते हैं, सबको छोड़ देना, ये डेफिनेशन को याद करना। अगर तुम इंग्लैंड में भी चले जाओगे वहाँ पर ये डेफिनेशन दे दोगे, वहाँ का आदमी अगर इस डेफिनेशन को नहीं जानता है तो वो भी याद करना चालू कर देंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। तो लिखना द प्रोसेस और मेथडोलॉजी, द प्रोसेस और मेथडोलॉजी ऑफ क्लासिफाइंग all the words into 8 groups according to their different functions in a sentence is called parts of speech। अब मैं बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि कायदे से समझना, क्योंकि इसको समझना इतना ज़रूरी है कि तब इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि क्यों हम लोगों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बच्चों को पढ़ाया जाता है या फिर क्यों ज़रूरी है। और हर एग्जामिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल रहते हैं जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और जब तक आप नहीं जानेंगे कि किस वर्ड का क्या फंक्शन है या सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कौन वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है, कौन एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, कौन प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, आप नहीं जानते हो तो फिर आप यू कैन नेवर बी अ गुड राइटर कि वेयर टू यूज व्हाट। आप एडवर्बियल का इस्तेमाल है, आपको पता नहीं है कि एडवर्ब का कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए, राइट एडवर्ब एप्लीकेशन क्या है सेंटेंस में, तो फिर आप सेंटेंस लिखोगे उसका मतलब कुछ और हो, आप लिखना कुछ और चाहते हो मतलब कुछ और हो जाएगा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आपको पकड़ नहीं है। तो अब इसको सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। मैंने बताया कि सारे वर्ड को इस क्लासीफाई किया, डिवीजन किया। किसमें डिवीजन किया तो गौर से समझना कि द प्रोसेस और मेथडोलॉजी यानी तरीके, कौन सी का तरीके भाई, तो ऑफ क्लासीफाइंग बांट देने का, ऑल द वर्ड्स सभी वर्ड को इनटू 8 ग्रुप्स 8 भागों में। क्यों बांटा भाई, तो अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट फंक्शंस, यानी सारे वर्ड का अलग अलग फंक्शन है इन अ सेंटेंस। जब सेंटेंस में फंक्शंस गौर से समझना, द प्रोसेस और मेथडोलॉजी ऑफ क्लासीफाइंग ऑल द वर्ड्स इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट फंक्शंस, यहाँ पर इन लगा देना, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस में इस्तेमाल होने के पश्चात सारे वर्ड का अलग अलग फंक्शन बन जाता है, और चूंकि अलग अलग फंक्शन बन जाता है इसीलिए इसका अलग अलग नाम दे दिया। अब उसका क्या क्या है तो समझना फिर से एक बात को। जब ग्रामेरियन लोग ने ये रिसर्च कर रहा था, अरे ये वर्ड का ऐसा फंक्शन है, ये वर्ड का ऐसा फंक्शन है, ये वर्ड का ऐसा फंक्शन है, इसीलिए इसका अलग अलग नामकरण दे करके अलग अलग, जिस तरह से आदमी अगर टीच करता है तो टीचर कहलाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा था कि वो इस तरह का काम कर रहा था, कुछ इस तरह का काम कर रहा था, कुछ इस तरह का काम कर रहा था, कुछ मुख्तलिफ तरह का काम कर रहा था, इसीलिए सारे वर्ड का अलग अलग फंक्शन था तो अलग अलग नाम दिया। तो वो नाम क्या क्या है अब इसको देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे मैं बोलूँगा कि गुल इज अ गुड गर्ल, गुल इज अ गुड गर्ल, ठीक है। अब फिर बोलेंगे सी स्पीक्स इंग्लिश फास्ट, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली या फास्ट, कुछ बोलो, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब फिर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, गुल एंड गुलनार आर ऑनेस्ट फ्रेंड, ऑनेस्ट या ट्रू फ्रेंड। अब यहाँ पर गौर से देखो कि गुल इज अ गुड गर्ल,
तो हम जानते हैं दुनिया में किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर ये गुल जो है ये नाउन है, ठीक है। अब बोलेंगे गुड गर्ल। अब क्या होता है कि गुल इज अ गुड गर्ल और सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अब सवाल उठता है कि कौन स्पीक फ्लुएंटली, तो गुल स्पीक फ्लुएंटली। तो मतलब ये ऑलरेडी क्या है, नाउन है ऑलरेडी, और नाउन के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखें कि गुल इज अ गुड गर्ल। जब कोई भी, जैसे ये गर्ल नाउन है, तो कोई भी नाउन का या कोई नाउन दिया हुआ है तो एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। एडजेक्टिव नहीं बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रनाउन की विशेषता बतलाने वाले, यानी नाउन या प्रनाउन की मेरिट या डीमेरिट को बताता है। जैसे ये नाउन है गर्ल, कॉमन नाउन है, तो अब इनको कह रहा है कि गुड गर्ल, तो पता ये चला कि इनकी तारीफ़ यानी मेरिट्स को बता रहा है कि गुड है। तो ऐसा नाउन या प्रनाउन जिनका मेरिट या डीमेरिट को कोई ऐसा अल्फाज बताता है, कोई ऐसा लफ्ज़ आके बताता है, तो जो लफ्ज़ किसी नाउन या प्रनाउन का मेरिट और डीमेरिट को बताता है तो उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो पता चला कि अब देखो यहाँ पे ये वर्ड है तो इस तरह का काम कर रहा था, ये वर्ड है तो इस तरह का काम कर रहा है। किस तरह का काम, तो किसी नाउन के बदले में आया। लेकिन किसी नाउन या प्रनाउन की कोई तारीफ़ कर रहा है, किसी नाउन या प्रनाउन का कोई तारीफ़ कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन क्या होता है उसके बाद वर्ब है, एक स्पीक है वर्ब। तो वर्ब क्या है, अपने आप में ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी जब तक समझ लेना कि वर्ब क्या है, तो हिंदी और उर्दू के जितने भी लफ्ज़ हैं जिसका आखिर में ना होता है और उसका शक्ल में परिवर्तन होता है तो समझ जाना वो वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, लड़ना, मरना, झगड़ना, बैठना, उठना, सब के आखिर में ना आ रहा है और उसका शक्ल में परिवर्तन यानी फॉर्म में चेंजिंग हो रहा है। तो याद रखना कि जितने भी अल्फाज जिसके आखिर में ना हो और उसके शक्ल में परिवर्तन हो तो उसको वर्ब कहलाएंगे। जैसे पीना, पीना से इसका शक्ल में देखो क्यों कितना चेंजिंग आ रहा है। पीना से पीता हूँ, पी रहा हूँ, पी चुका हूँ, पीऊँगा। तो रबर को कितनों फैलाएंगे तो रबर ही कहलाएगा। तो इसीलिए पीना एक वर्ब है, पीता हूँ ये वर्ब है, पी रहा हूँ ये भी वर्ब, पीना चाहिए था ये भी वर्ब है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, तो बोलना मतलब ये वर्ब हुआ। लेकिन ये जो बोलती है तो किस तरीके से, तो फ्लुएंटली। कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब या फिर किसी एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, सेंटेंस में एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर देखना कि गुल एंड गुलनार आर ऑनेस्ट या ट्रू फ्रेंड। तो गुल जो है वो गुलनार का ट्रू फ्रेंड है या ऑनेस्ट फ्रेंड है, या गुलनार गुल का ट्रू फ्रेंड या ऑनेस्ट फ्रेंड है। तो दो सेंटेंसेस हुआ, लेकिन दोनों सेंटेंसेस को हमने जोड़ दिया तो ये एंड एक ऐसा लफ्ज़ है जो सेंटेंसेस को या सेंटेंस के पार्ट को जोड़ता है और जो जोड़ने का काम करता है उसको कंजक्शन कहते हैं। अब फिर एक सेंटेंस है, बोलेंगे क्या, दिस बुक या दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो अब गौर से देखना कि ये लफ्ज़ है टू, तो ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। क्यों है प्रीपोजिशन, तो याद रखना है, अभी तो मैं डिफ़ाइन करूँगा एक तरह से, फिर वहाँ डिटेल में बताऊँगा। लेकिन यहाँ संक्षिप्त में ये समझ लें कि प्रीपोजिशन क्या है कि किसी नाउन या प्रनाउन, तो ये क्या है भाई, यहाँ पर प्रनाउन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये प्रनाउन है तो इसका मतलब ये कभी ना कभी नाउन था। तो नाउन या प्रनाउन के पहले कोई शब्द आ करके वो शब्द अपना रिश्ता उस नाउन या प्रनाउन से बताता है, यानी संबंध को बताता है, तो ऐसे लफ्ज़ को प्रीपोजिशन कहते हैं। इसीलिए क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब एक शब्द ऐसा है, जैसे हम बोलेंगे कि अगर गुल को पता चल जाए कि गुलनार कहीं एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी, या फिर इनको पता चले कि इनकी डेथ हो गई। अब जब उनको पता चलेगा तो क्या वो बोलेगा, अगर उनको पता चले कि वो मर गई तो क्या बोलेगा, उफ़ उफ़ गुल इज़ नो मोर। तो आप गौर से देखेंगे तो कैसे बोलेगा वो, उफ़ गुल इज़ नो मोर। मान लिया जाए इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच हो रहा है, अब इंडिया जीत गया तो इंसान खुशी से क्या बोलता है, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। क्या बोलेंगे, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच। हम लोग खुशी से बोलते हैं हम लोग मैच को जीत गए। तो कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जैसे हुर्रा है और ओ है, आ है, अलास,
आई एम र्यून बोलते हैं, मैं हाय मैं बर्बाद हो गया, अलास आई एम र्यून। तो ये सब जो अल्फाज हैं, उह आह हुर्रा, ये सब सडन फीलिंग ऑफ योर हार्ट एंड माइंड को बताता है। तो ऐसे अल्फाज जो सडन फीलिंग ऑफ योर हार्ट एंड माइंड को बताता है उसको कहते हैं जाकर के इंटरजेक्शन। गौर से देखना। और ऐसे अल्फाज जो किसी, या ऐसे लफ्ज़ या ऐसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर के अपना संबंध उससे बताता है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं।